हेलो एवरीवन। मेरा नाम सतीश कुमार है। 11वीं कक्षा राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में आप सभी का स्वागत है। हमारी पुस्तक चल रही थी 11वीं कक्षा की पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत, और इसका हम चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। तो लास्ट चैप्टर में हमने सामाजिक न्याय के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम इस प्रकार के समाज की रचना करना चाहते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का जो मनुष्य के बीच में होने वाले स्थापित होने वाले संबंध हैं उनके बीच में किसी प्रकार का जाति, धर्म, लिंग इन आदि के आधार पर भेदभाव ना हो, और हम एक इस प्रकार की व्यवस्था को स्थापित करें जिसमें आ, जिनका जो आधार एक समानता भरा जो है न्याय हो। सामाजिक समानता जो है वो सामाजिक न्याय का आधार होनी चाहिए। इस तरीके का हम सभी नागरिकों को और उनके जो अधिकार हैं और उनकी स्वतंत्रताएं उनको प्रदान की जाएं। तो इस प्रकार के हम समाज की रचना करना चाहते हैं। तो इस प्रकार का हमने कुछ लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो चलिए हम शुरू करते हैं, आगे अपनी एनसीईआरटी बुक के ऊपर चलते हैं। तो ये हमारा फोर्थ चैप्टर चल रहा है, सामाजिक न्याय। तो चलते हम उसी स्थान पर जहाँ पर हमने लास्ट चैप्टर को छोड़ा था। अब आपको याद होगा लास्ट बार हमने जब बात की थी तो समानता की बात की थी। तो समाज में बहुत सारी प्रकार की विविधताएं होती हैं। उन विविधताओं के चलते प्रत्येक व्यक्ति की पर्सनैलिटी अलग अलग है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ समय के बाद, एक व्यक्ति है ज़्यादा पा लेता है, एक व्यक्ति को कम मिलता है। तो इनके पीछे कई प्रकार की बातें होती हैं। हम एक इस प्रकार के समाज की रचना करना चाहते हैं जिसमें तमाम लोगों को जो है बराबर का काम करने पर उनको बराबर का ही हिस्सा मिले या बराबर की उनको जो है आय हो। इस प्रकार की हम बात करते हैं। तो इसमें बता रखा आधुनिक समाज में तमाम लोगों को समान महत्व देने के बारे में आम सहमति होती है। अब सबको एक जो जो प्रत्येक व्यक्ति को आ, उतनी ही चीज़ मिले जितनी कि सभी को मिल रही है। तो इसे हम सामाजिक न्याय कहेंगे। तो इस प्रकार की बात है। अब समाज में प्रत्येक व्यक्ति को बराबर के अधिकार तो चाहिए, लेकिन उन अधिकारों में भी काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। अब ये निर्णय कैसे किया जाए, किस व्यक्ति को क्या दिया जाए, तो इस तरीके के बातों को हम हल करने के लिए समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, इस विचारधारा को हम सामाजिक न्याय में फीड करते हैं। और समान लोगों में अब जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसकी भी प्रतिभा वही है और दूसरे व्यक्ति की भी प्रतिभा वही है, तो सेम ही उनको बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और जैसे मान लीजिए एक महिला टीचर है और एक पुरुष टीचर है, तो अगर ऐसा कहा जाए पुरुष टीचर को सैलरी ज़्यादा दी जाए उसी काम के लिए, एक ही पोस्ट के ऊपर है, और स्त्री जो महिला टीचर है उनको, महिला अध्यापक को सैलरी कम दी जाए, तो इस प्रकार के भेदभाव वाली पॉलिसी नहीं चलेगी। सबको अब जिसने जैसा काम किया उसी काम के अकॉर्डिंग उनको बराबर का वेतन मिलना चाहिए। किसी भी प्रकार के हमें भेदभाव नहीं करना है, या हिंदू को कम दे दिया, मुस्लिम को ज़्यादा दे दिया, या मुस्लिम को कम दे दिया, हिंदू को ज़्यादा दे दिया, या किसी अदर कम्युनिटी को ज़्यादा दे दिया। तो इस प्रकार की व्यवस्था हमें नहीं चाहिए। जो जैसा काम करेगा उसकी एक निश्चित क्वांटिटी हमें तय कर देनी है और वो एक आम सहमति से ही तय हो पाएगा। तो इसी के आधार पर समकक्षों के समान बर्ताव का सिद्धांत जो है विकसित हो जाता है। अब माना जाता है कि मनुष्य होने के नाते सभी व्यक्तियों में समान चारित्रिक विशेषताएं होती हैं, इसलिए वे समान अधिकार और समान बर्ताव के अधिकारी हैं। अब उदारवादी जो तंत्र है वो क्या मानते हैं, जीवन और स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार ये नागरिक के अधिकारों में शामिल है। समाज के अन्य सदस्यों के साथ अवसरों के उपभोग करने का सामाजिक अधिकार और मताधिकार जैसे राजनीतिक अधिकार भी शामिल है। वे अधिकार व्यक्तियों को राज प्रतिक्रियाओं में भागीदारी देते हैं। अब देखिए समाज में कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सबके साथ समान बर्ताव के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जो समान बर्ताव के तौर पर नहीं दिए जा सकते। अब देखिए एक
रिक्शा चालक है, वो भी सारा दिन कड़ी मेहनत करता है, और जबकि एक आईएएस है, वो भी सारा दिन कड़ी मेहनत करता है, लेकिन पैसे किसको ज़्यादा मिलते हैं? एक आईएएस को। तो कारण क्या है? क्योंकि उनके बीच में अलग प्रकार की उनका चरित्र है, या उनकी अलग प्रकार की विशेषता है। तो इस प्रकार से समान लोगों के साथ समान बर्ताव तो करना चाहिए, सभी के साथ जो है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन उन किसी के गुण और या उनकी योग्यता के आधार पर ये अलग अलग भी हो सकता है। तो लेकिन यहाँ पर अब जो ये सिद्धांत है, ये यही है, जो एक जैसे हैं उनके साथ समान बर्ताव किया जाए। अब जैसे कि दो आईएएस है, तो उनके बीच में एक जैसा बर्ताव होगा, उनको एक जैसी सैलरी मिलेगी। तो इस प्रकार की ये बात कहना चाह रहा है। तो एक ही पेशे के जो दो लोग हैं, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी के साथ बराबर बर्ताव किया जाएगा। हाँ, अलग अलग फील्ड है तो उनके साथ अलग अलग प्रकार से हम ट्रीट कर सकते हैं, या उनके अनुसार जो संस्था है वो अलग तरीके से ट्रीट कर सकती है। अब जैसा कि आगे बता रखा है, समान अधिकारों के अलावा समकक्षों के साथ समान बर्ताव के सिद्धांत के लिए जरूरी है कि लोगों के साथ वर्ग, जाति, नस्ल, लिंग के आधार पर भेदभाव न किया जाए, और उन्हें उनके काम और कार्यकलापों के आधार पर जांचा जाना चाहिए, इस आधार पर नहीं कि वे किस समुदाय, किस नस्ल से हैं। इसलिए अगर भिन्न भिन्न जातियों के दो व्यक्तियों एक साथ या एक ही काम करते हैं, तो उनको समान जो उनकी मेहनत है, परिश्रमिक है, वो मिलना चाहिए। इसी तरीके से ही ये इन्होंने स्कूल में शिक्षक और शिक्षिका, महिला शिक्षिका और पुरुष शिक्षक, इनके बीच में, हाँ, इनके बीच में जो है फ़र्क नहीं होना चाहिए, उसको बात की है। तो हमें समकक्ष जो हैं, एक ही फील्ड में काम करने वाले व्यक्तियों के साथ समान बर्ताव करना चाहिए। तो ये एक प्रकार से सामाजिक न्याय है। अब नेक्स्ट सामाजिक न्याय का एक और पक्ष है, जो है समानुपातिक न्याय। अब कई बार ऐसी स्थिति आप महसूस कर सकते हो कि हर एक के साथ एक जैसा व्यवहार संभव ना हो, या वो आपको अन्याय लगे। तो ऐसी स्थिति में, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो इसमें सभी व्यक्तियों को एक ही तरह के मार्क्स दे दिए जाएं, तो इससे क्या आप सभी सहमत हो जाएंगे? क्या ये उचित है? अब हर व्यक्ति की अलग प्रतिभा है, एक व्यक्ति बच्चा कमज़ोर है और एक पढ़ा लिख अच्छा मेहनती है, दोनों को एक साथ बिठा दिया जाए, एक ही जैसे मार्क्स दे दिए जाएं, तो वो क्या ठीक रहेगा? तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो आपको चकरा देगी। तो अगर सामाजिक न्याय के हिसाब से सबके साथ समान बर्ताव की बात करें, तो वो तो सभी को एक जैसे मार्क्स चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जो उनकी स्कूलिंग है, उसमें उन्होंने परीक्षाओं में जो पीछे अंक प्राप्त करते रहे, उनके आधार पर हमें कुछ न कुछ एक क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा, उसी के आधार पर उनको मार्क्स देने पड़ेंगे। इसको वापस जाना पड़ेगा जी, माफ़ी चाहूँगा जी, थोड़ा गलत जगह पर फ़ोन के हाथ लगने की वजह से हम वापस चले गए थे। चलते हैं हम वापस अपने टॉपिक के ऊपर। हम बात कर रहे थे समानुपातिक न्याय की। तो ऐसी स्थिति हो सकती है जिसमें समान बर्ताव संभव ना हो। तो इसके आगे हम चलते हैं, आगे क्या है। तो अब इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर बेहतर तरीके से। अब यहाँ पर दूसरे शब्दों में, सबके लिए समान अधिकार की दौड़ में एक ही शुरुआती रेखा निर्धारित करने के बावजूद ऐसे मामलों में न्याय का मतलब होगा कि लोगों को उनके प्रयास के पैमाने और अर्हता के अनुसार अनुपात में पुरस्कृत करना। अधिकांश लोग सहमत होंगे कि यूं तो लोगों को समान काम का समान दाम मिलना चाहिए, लेकिन किसी काम के लिए वांछित मेहनत, कौशल, संभावित खतरे आदि के कारकों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग काम के अलग अलग पारिश्रमिक का निर्धारण उचित और न्याय संगत होगा। तो इस बात को हम अच्छे से डिफाइन करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं हम सामाजिक न्याय के तौर पर सबको दौड़ने के लिए एक रेखा तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद कोई प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग क्वालिटी है, अपनी अलग प्रतिभा है, अपना अलग कौशल है। उनके आधार पर वो आगे या पीछे रह जाते हैं। तो
उनकी जो ये क्वालिटी है या उनके ये गुण हैं, उनके आधार पर उनके साथ वो एक जैसा व्यवहार करना उचित नहीं होगा। हाँ ठीक है, एक काम के लिए एक जैसा वेतन ज़रूरी है, लेकिन जो कुछ एक्स्ट्रा करता है उसे एक्स्ट्रा भी मिलना चाहिए। तो इस प्रकार की बात को ये यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम इस बात को सामाजिक न्याय के तौर पर लें, तो समाज में न्याय के लिए समान बर्ताव के सिद्धांत का समानुपातिकता के सिद्धांत के साथ हमें संतुलन बिठाना है। हमें समान समाज में ये दोनों ही सिद्धांत को लागू करना है, समान बर्ताव का सिद्धांत भी और समानुपातिकता के सिद्धांत को भी। इनके बीच में हमने संतुलन की बात करनी है, संतुलन बिठाना है। जब हम संतुलन बिठाएंगे तो हम एक प्रकार से सामाजिक न्याय की बात कर रहे होंगे। इसी तरह ही हम सामाजिक न्याय में तीसरी बात हम लेते हैं विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल। अब देखिए, हमारे समाज में बहुत सारी प्रकार की, जैसे हमने डाइवर्सिटी बताई है, विविधताएं बताई हैं, उसमें विशेष ज़रूरत के भी लोग हैं जो इतने ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। अगर हम विकास की बात करें तो विकास तभी संभव है जब पूरे समाज में जितने भी प्रकार के लोग रह रहे हैं उनका विकास होता है। तो एक व्यक्ति का, 1 या 2% व्यक्तियों का अगर विकास हो रहा है तो उसे हम विकास नहीं कहेंगे। तो विकास में हमें सबको आगे लेके जाना है। तो जब हम सबको आगे लेके जाएंगे तो उसमें हमें विशेष ज़रूरतों का हमें विशेष ख्याल भी रखना पड़ेगा। अब जैसे कि कोई अपाहिज है, कोई विकलांग है, तो उनके साथ हमें उस प्रकार का ही बर्ताव करना पड़ेगा ताकि उनको भी वस्तुएं मिल जाएं। तो इसलिए विशेष ज़रूरतों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। तो जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो उसका जो तीसरा सिद्धांत है, समाज के लिए मान्य करते हैं कि वह पारिश्रमिक या कर्तव्यों के वितरण करते समय लोगों की विशेष ज़रूरतों का ख्याल रखने का सिद्धांत है। तो अब हम देखते हैं आगे इसमें क्या दे रखा है। यहाँ पर अगर हम बात करें विशेष ज़रूरतों या विकलांगता वाले लोगों को कुछ खास मामलों में असमान और विशेष सहायता के योग्य समझा जा सकता है, लेकिन इस पर सहमत होना हमेशा आसान नहीं होता कि लोगों को विशेष सहायता देने के लिए किन किन असमानताओं को मान्यता दी जाए। शारीरिक विकलांगता, उम्र या अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच न होना कुछ ऐसे कारक हैं जिन्हें अनेक देशों में विशेष बर्ताव का आधार समझा जाता है। अब देखिए, विशेष बर्ताव, स्पेशल ट्रीट हम किसी के साथ करेंगे। अब बेसिक जो नीड है उनको पूरा करने के लिए तो हम जो है स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन हर जगह पर ये संभव नहीं है और हर व्यक्ति इसको माने ये भी संभव नहीं है। तो इसलिए हमें कुछ इस प्रकार के मापदंड समाज की ओर से हमें निर्धारित करने पड़ेंगे। जो विशेष ज़रूरतों वाले हैं उनको हम किस क्षेत्र में जो इस विशेष प्रकार का ट्रीटमेंट देंगे, तो उसमें हमने कुछ प्रत्येक देश ने जो है बातें अंडरलाइन की है। शारीरिक विकलांगता हो या उम्र, अच्छी शिक्षा, उम्र में छोटा बच्चा हो सकता है या वृद्ध व्यक्ति हो सकता है, इसलिए उम्र को लिया गया है। और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच अगर किसी की स्थापित नहीं हो पा रही तो ऐसी स्थिति में हम उनको विशेष प्रकार का ट्रीटमेंट देंगे और इससे भी क्या होगा, वो व्यक्ति भी को भी उस प्रकार की जो अन्य समाज को सुविधाएं मिल रही हैं उनको वो प्राप्त कर पाएगा। तो इसलिए कहा गया है विशेष ज़रूरतों के लिए हम विशेष प्रकार का बर्ताव करेंगे। तो ये 3 सिद्धांत हैं जिनके माध्यम से हम समाज में एक प्रकार से समानता को सामाजिक न्याय को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब ये तीनों कौन कौन से हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला सिद्धांत कौन सा था? तो पहला सिद्धांत था इसमें समान लोगों के साथ समान बर्ताव। उसके बाद हमने पढ़ा था सामाजिक न्याय और लास्ट वन हमने पढ़ा है विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल। तो इन 3 सिद्धांतों के माध्यम से हम न्याय की या सामाजिक न्याय की कल्पना कर सकते हैं। तो आगे अगर हम निष्कर्ष के तौर पर बात करें, अब ये तीनों ही सिद्धांत को जब सरकार लागू करती है, इम्प्लीमेंट करती है, तो ये कौन कौन से सिद्धांत एक बार फिर से देख लेते हैं। समकक्षों के बीच समान बर्ताव, लोगों को मिलने वाले तमाम लाभों को तय करते समय विभिन्न प्रयास और कौशलों को मान्यता देना, ज़रूरतमंदों के लिए जीवन की न्यूनतम मांग
को और अवसरों को प्रावधान के बीच सामंजस्य बिठाने में कठिनाई जो है महसूस कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में अगर समान बर्ताव के सिद्धांत पर अमल कभी कभी योग्यता को उचित प्रतिफल देने के खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो इसलिए आपने समाज में विभिन्न प्रकार के धरने जुलूस ये सब देखे होंगे। तो ऐसी स्थिति अगर जब मान लीजिए योग्यता के आधार पर ही सब कुछ होने लग जाए, तो ऐसी स्थिति में जो हाशिए पर खड़ा हुआ व्यक्ति है वो तो वंचित रह जाएगा इन सब सुविधाओं को लेकर। तो ऐसी स्थिति में उनके अच्छे पोषणहार, अच्छी गुण शिक्षा, इन तक वो उनकी पहुंच स्थापित नहीं हो पाएगी। तो इससे एक विकसित माहौल समाज में विकसित नहीं हो पाएगा। तो सरकार को फिर भी सरकार को चाहिए इन सभी सिद्धांतों में संतुलन बिठाते हुए आगे बढ़े। तो सभी सिद्धांतों में संतुलन ही बिठाना ही सरकार की मुख्य जिम्मेवारी है और इस तरीके से सरकार को काम करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया चर्चा कर रखी है। दो स्टूडेंट हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। अब इसमें से एक बोलता है, न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी क्यों बांधी है? तो आंसर दे रहा है दूसरा स्टूडेंट, न्याय की देवी आंखों पर पट्टी इसलिए बांधे रखती है क्योंकि उसे निष्पक्ष रहना है। क्या रहना है? निष्पक्ष। अब निष्पक्ष क्या है? हमें किसी का पक्ष नहीं लेना। इस बात को हम क्या कहेंगे? निष्पक्ष। बिल्कुल ठीक, उसे निष्पक्ष रहना है। लेकिन अगर आंखों पर पट्टी बांधे रहेगी तो लोगों की विशेष ज़रूरतों को कैसे पहचान पाएगी या कैसे देख पाएगी? विशेष ज़रूरतें, तो विशेष ज़रूरतों को भी देखना बहुत अनिवार्य है। कौन से व्यक्ति को विशेष ट्रीटमेंट देना चाहिए या कौन से व्यक्ति को विशेष प्रकार का जो ट्रीटमेंट है वो मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है बात लिखी हुई है आपकी एनसीईआरटी बुक में। आगे अगर हम बात करें न्यायपूर्ण बंटवारा, न्यायपूर्ण बंटवारे की अगर हम बात करें तो हमारे समाज में बहुत सारे प्रकार की समस्याएं थी। अब देखिए, निचली जाति वालों को जैसे मंदिरों में प्रवेश नहीं किया जाना चाहिए, नौकरी न देना या पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं, या गांव में उनको एंटर नहीं करने दिया जाएगा। इस प्रकार की बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां हमारे समाज में थी। इसीलिए हमें जिसकी वजह से समाज में बहुत सारे प्रकार की सामाजिक और आर्थिक असमानताएं विद्यमान होगी। अब इन सामाजिक और आर्थिक विद्यमान असमानताओं की वजह से कुछ समाज के कुछ लोगों के हाथ में बहुत ज़्यादा मात्रा में जीवन यापन करने के लिए संसाधन है और जबकि कुछ व्यक्तियों के हाथ में बहुत कम संसाधन है। तो ऐसी स्थिति में जो है विशेष बर्ताव करना आवश्यक हो जाता है। और विशेष बर्ताव जो है सामाजिक न्याय को में इनको शामिल करना जरूरी बन जाता है। अब जैसे कि भारत में जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं या जाति के लोग हैं, तो उनको हमें विशेष प्रकार का आरक्षण दे रखा है। तो वो उसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी? क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे प्रकार की कुरीतियाँ थी और जिसकी वजह से प्रत्येक व्यक्ति जो निचली जात का है वो अपने आप को विकसित नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए हमें इस प्रकार का ट्रीटमेंट करना पड़ा। तो इसीलिए हम जो है समाज में सामाजिक न्याय पाने के लिए सरकारें यह सुनिश्चित करना होगा कि कानून और नीतियाँ सभी व्यक्तियों के लिए निष्पक्ष रूप से लागू हों। लेकिन अब जिसमें जो है एक पक्ष जो है वो बिल्कुल ही पिस रहा है, तो उसको उनको विशेष प्रकार का ट्रीटमेंट भी देना सरकार का काम है। इसीलिए सरकार ने इनके बीच में संतुलन बनाते हुए ये काम किया है, आरक्षण का काम किया है। अब जीवन यापन के लिए प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी जो समानता का उपभोग करना जरूरी है, तभी वो व्यक्ति अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएगा। इसलिए समाज में एक न्यायपूर्ण बंटवारा होना चाहिए, वो चाहे सामाजिक रूप से और चाहे आर्थिक रूप से। सामाजिक और आर्थिक रूप से एक प्रकार का न्यायपूर्ण बंटवारा होना अति आवश्यक है। और अगर हम संसाधनों के और सामाजिक रूप से भिन्न प्रकार के भेदभाव रवैये की वजह से जो भिन्न प्रकार की असमानताएं, चाहे वो सामाजिक रूप से आई हैं चाहे वो आर्थिक रूप से आई हैं, तो उनके बीच में जो मेन मुद्दा मसला यही है, जो संसाधनों का एक अनुचित बंटवारा है। संसाधनों का अगर उचित बंटवारा हो तो उससे प्रत्येक समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के अवसर भी समान मात्रा में मिल सकते हैं। जैसे समानता, आर्थिक समानता और राजनीतिक समानता के बीच में गहरा संबंध है, उसी तरीके से सामाजिक और आर्थिक जो असमानताएं हैं उनके बीच में भी गहरा संबंध है। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति वो तभी प्रतिष्ठित है जब वो उनके बीच में उनके पास अच्छा पैसा है,
अगर तो इसलिए अच्छे संसाधन है, अच्छा पैसा कहाँ से आएगा, अच्छे संसाधनों से आएगा। तो इसलिए हमें सरकार को भी चाहिए एक न्यायपूर्ण माहौल जो है, न्यायपूर्ण व्यवस्था जो है वो स्थापित करे। आपने इसी व्यवस्था के चलते ही देखा होगा बहुत सारे प्रकार के सामाजिक विद्रोह जो है वो हमारे सामने आते हैं। आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं हम आगे वाली कक्षा में। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर अच्छा लगे, लेक्चर से कुछ समझ में आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, जो भी राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं।